Good morning, class 6th students. Welcome back to your SST classes. So class 6th, we are revising our topics in SST, and I think and I hope that everything is clear to you regarding exam, that how you must have an email ID with you to give the examination, and then the paper format of SST subject, एंड देन द मैक्सिमम मार्क्स विच इज़ 50 मार्क्स. ठीक है बच्चों, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अभी तक पता लग गई होंगी कि आपके एग्जामिनेशन का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 50 मार्क्स. 40 क्वेश्चंस होंगे आपके, 30 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के और 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क के. तो ये सारी चीज़ें हो गई. ठीक है, और आप लोगों ने अभी तक लेसन नंबर 4 तक रिवीजन कर लिया है. आज हम लोग लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 का रिवीजन करेंगे फटाफट. चलो, तो लेसन नंबर 5 का क्या नेम है? डोमेन्स ऑफ द अर्थ. तो डोमेन्स ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इस लेसन में. तो लिथोस्फीयर जो है वो कौन सा पार्ट होता है अर्थ का? दैट इज़ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. मतलब जो पोर्शन लैंड एरिया है जो कि रॉक्स और सॉइल से मिल करके बना है उसको हम लोग अर्थ पे लिथोस्फीयर उसको नाम देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे बताया गया था आप लोगों को कि अबाउट 71% ऑफ द इंटायर लिथोस्फीयर इज़ कवर्ड विथ वाटर एंड फॉर्म्स द हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, तो 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है और वो हाइड्रोस्फीयर बनाता है. रिमाइनिंग 29% जो है वो रॉकी लैंड एरिया है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो देयर आर लार्ज मासेस ऑफ लैंड हेयर विच आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, फिर आप लोगों ने डिसेक्शन ऑफ अर्थ पढ़ा. डिसेक्शन ऑफ अर्थ में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा अर्थ है वो किस तरीके से बना हुआ है. उसके अंदर क्या है, उसका इनर कोर में क्या है? मोल्टेन रॉक है, गैसेस हैं, स्टीम है. ठीक है, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं. ठीक है, और उस पर क्रैक्स है, फिशर्स है रॉक्स में. इसके वजह से अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज भी हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट क्या होता है. कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्ज लैंड मास सेपरेटेड फ्रॉम द अदर लैंड मासेस बाय सी. और कितने तरीके के कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे? कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स? तो 7. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है एशिया. ठीक है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया. तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. फिर हम लोगों ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था. ठीक है, जैसे कि एशिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड, बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन. मतलब एरिया के रिगार्डिंग तो हाई है, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग भी सबसे लार्जेस्ट है एशिया. अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. नॉर्थ अमेरिका के बारे में ये बताया गया कि ये टोटली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. फिर साउथ अमेरिका के बारे में 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये बताया गया. ठीक है, एंडीज़ जो कि वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो हमें साउथ अमेरिका में मिलता है. अंटार्कटिका के बारे में हमें बताया गया. इसको हम लोग फ्रोज़न कॉन्टिनेंट या फिर वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि हमेशा लगभग पूरे साल ये यहाँ पे ठंडी पड़ती है और ये जमा रहता है बर्फ़ यहाँ पे ज़्यादा. फिर यूरोप के बारे में हम लोगों ने देखा, ये 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यूरेशिया के बारे में पढ़ा था कि अगर हम लोग यूरोप को एशिया के साथ जोड़ दें तो वो भी एक कॉन्टिनेंट लैंड मास जो क्रिएट करता है उसे हम लोग यूरेशिया बोलते हैं. फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने देखा कि ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व का. ठीक है, ये सदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय सीज एंड ओशंस. तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी तरीके से समुद्र के द्वारा या फिर महासागर के द्वारा ये सराउंडेड. ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा ना, ऑस्ट्रेलिया एकदम बीच में है, मतलब सदर्न और ईस्टर्न मोस्ट में है
और चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मली आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोरल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वो ग्रेट अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। फिर हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑलमोस्ट पृथ्वी जो हमारा अर्थ है उस पर 71% वाटर ही प्रेजेंट है, इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। 97% अर्थ का वाटर जो है वो ओशियन में है। ठीक है, 2.77 वाटर जो है वो आइस शीट, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में है और ओनली 0.03% वाटर जो है वो हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है। इम्पोर्टेंस हम लोगों ने देखा हाइड्रोस्फीयर का क्या क्या है। ओशन का इम्पोर्टेंस वाटर साइकिल को मेंटेन करने में है। ओशन सोर्स ऑफ फूड भी है। ठीक है, सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी भी है। सी एनिमल्स वहाँ पे हम लोगों को मिलते हैं जो कि वेरियस यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। ओशंस ऑफ द वर्ल्ड्स के बारे में पढ़ा था और इसमें पैसिफिक ओशन के बारे में सबसे पहले ये समझा था कि जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है, लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखा था कि इन द नॉर्थ द पैसिफिक ओशन इज ज्वाइंड विद द आर्कटिक ओशन थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। फिर अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ा और ये देखा कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड। ये कौन से शेप का है? एस शेप का है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में लाई करता है। किस साइड? वेस्टर्न साइड, और यूरोप और अफ्रीका में ईस्टर्न साइड। ठीक है, फिर हम लोगों ने इंडियन ओशन के बारे में पढ़ा। इंडियन ओशन के बारे में सबसे पहली तो यही बात है कि एकमात्र ऐसा ये समुद्र है, महासागर है, जिसको किसी कंट्री के नाम के बाद इसका नाम रखा गया है। इंडिया के नाम से ही इंडियन ओशन का नाम रखा गया है। फिर आर्कटिक ओशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने वाटर साइकिल का कंसेप्ट समझा कि किस तरीके से जो वाटर साइकिल है हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ पे, वो वाटर के बैलेंस को बरकरार रखने में हमारी हेल्प करती है। फिर एटमॉस्फेयर पे हम लोग आ गए थे, और एटमॉस्फेयर क्या होता है? द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो वो लेयर ऑफ एयर, हवा की परत जो कि हमारे पृथ्वी को सराउंड करती है, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो 78% है हमारे एयर का, उसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, रिमाइनिंग 1% जो है उसमें अदर गैसेज है जैसे कि CO2, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सब है। वाटर वेपर भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। फिर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? ट्रोपोस्फेयर आता है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हो। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पहले क्या है? ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और फिर आ जाता है एग्जॉस्फेयर, जबकि एटमॉस्फेयर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है एग्जॉस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है आपका, और थर्मोस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस रहते हैं जिसके थ्रू हमारे रेडियो ट्रांसमिशंस पॉसिबल हो पाते हैं। फिर एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है तब। ठीक है, वार्म एयर जो है वो लाइट है और वो लो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जबकि कोल्ड एयर हैवी होता है और वो हाई प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये सब बातें हैं। फिर वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से कुछ हानिकारक जो गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर को वो पूरी तरीके से र्यून कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका CO2 का, फिर उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। चलो, फिर बायोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था।
बायोस्फीयर क्या है? द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। तो वो लैंड हमारे अर्थ में वो पोर्शन ऑफ लैंड जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लैंड वाटर और एयर कांटेक्ट में आता है, ठीक है, सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स एरिया। तो जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलेंगे। देखो ग्लोबल वार्मिंग का पिक्चर भी अच्छे से आप लोगों को दिया है और पिक्चर्स अच्छे से समझाया है। आगे बढ़ोगे, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़े थे कि हैबिटेट और इकोसिस्टम क्या होता है। अलग अलग स्पीशीज़ जब आप अपना अलग अलग स्थान पर जब वो रहने लगती हैं अपने अपने एनवायरनमेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में पढ़े थे। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी हैं? जो हमारे पृथ्वी पर से विलुप्त हो गई हैं, जो कि अब पाई ही नहीं जाती हैं, पहले हुआ करती थी लेकिन अब वो नहीं है। इंडेंजर्ड कौन सी स्पीशीज़ हैं? जो कि अभी खतरे में है, विलुप्त होने के कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट होने के बाउंड्री पर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के साथ हम लोगों ने अपना लेसन नंबर 5 ख़त्म किया था। फिर हम लोग आ गए एक्सरसाइजेस पे। तो एक्सरसाइजेस में MCQs करेंगे। क्या लिखा है? अ कॉन्टिनेंट दैट लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के दोनों तरफ जो कॉन्टिनेंट लाई करता है उस कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। अफ्रीका आप लोग मार्क कर लेना, आप लोग सारे बच्चों ने मार्क किया होगा, लर्न कर लेना। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। डोमेन ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वार्म एयर इज लाइट एंड एक्सर्ट्स लो प्रेशर। फिर नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यूजफुल गैस है, हार्मफुल गैस कहाँ है ना? तो वो ग्रीन हाउस गैस कैसे हो सकती है? फिर ट्रू फॉल्स पे आ जाओगे। लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड सरफेस लेयर होता है अर्थ का, तो बिल्कुल सही बात है, वो लैंड सरफेस होता है। अफ्रीका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है? रॉन्ग, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पैसिफिक ओशन स्मॉलेस्ट ओशन है वर्ल्ड में, कह रहा है, बेवकूफ़ है। पैसिफिक ओशन तो लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में, इसलिए हो गया फॉल्स। विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम द लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया, गलत बता रहा है। विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, ये होता तो सही हो जाता है, इसीलिए क्या हो गया? गलत। एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज विच कैन बी फाउंड इन द जू, तो ये भी गलत। एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं जो कि हमें इस पृथ्वी पर अब कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, पहले हुआ करते थे लेकिन अभी वो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ये वाला बॉक्स वाला आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे आइए। विच आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? तो लार्जेस्ट आपका एशिया हो गया और स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट ओशन का नेम क्या है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, टू कॉन्टिनेंट्स ऐसे बताइए जो कि इक्वेटर के दोनों तरफ हैं, तो वो है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। विच गैस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन अबेंडेंस? तो 78% हमारे एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीपेस्ट पॉइंट अर्थ पे क्या है? तो वो है मारियाना ट्रेंच। ठीक है, पैसिफिक ओशन में सबसे गहरा जो है सबसे गहराई जो है पैसिफिक ओशन की, वो उसको हम लोग मारियाना ट्रेंच बोलते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है। लॉन्गेस्ट रिवर नील। चलो बाकी का आप लोग कॉपी से सारी चीज़ें लर्न कर लेना। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर्स आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 5 का रिवीजन पूरा हो गया। अब लेसन नंबर 6 पे आ जाओ। लेसन नंबर 6 का क्या नेम है? मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो हम लोगों ने अर्थ के बारे में ये पढ़ा था कि दो फोर्सेस एक्ट करते हैं अर्थ पे, जो कि है इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स जो कि जिसकी वजह से क्या होता है? अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होता है अर्थ क्रस्ट में। एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या होता है? जैसे कि रनिंग वाटर, आइस, विंड, वेव, ये सब क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस है जो कि इरोजन कॉज करती हैं, वेयर एंड टेयर करती हैं। डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन के बारे में पढ़ा था। डिग्रेडेशन मतलब खराब हो जाना,
और एग्रेडेशन मतलब किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी होना। माउंटेन्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और इसमें यही देखा था हम लोगों ने कि हिमालयाज़ जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। फिर ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे आप लोग रिफ्ट वैली सिस्टम भी जिसके थ्रू बनता है, ठीक है। इसके आप लोग एग्जाम्पल्स याद कर लेना, जैसे कि द वॉस्केज है और ब्लैक फॉरेस्ट है आपका यूरोप में ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल। फिर वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होगा, जब वोल्केनिक इरप्शन होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो जॉग फॉल्स जो कि कर्नाटक में इंडिया में, विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका में है, नियागरा फॉल्स नॉर्थ अमेरिका, ये सब आपके वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर प्लेन्स के बारे में पढ़ा। प्लेन इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लो लाइंग फ्लैट लैंड सरफेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स में टेक्टोनिक प्लेन्स के बारे में पढ़ा और इरोजनल प्लेन्स। टेक्टोनिक प्लेन्स जो हैं वो क्या होंगे, वो अरेंज होते हैं स्ट्रेट लाइंस में इन दी हॉरिजॉन्टल। टेक्टोनिक और स्ट्रक्चरल प्लेन्स। और इरोजनल प्लेन्स क्या है, जो कि इरोजन के थ्रू क्रिएटेड हैं। डिपोजिशनल प्लेन्स क्या है, जहाँ पे डिपोजिशन हुआ है, जो इरोडेड मटेरियल है वो कहीं से कहीं बह करके कहीं जा करके डिपॉजिट हो गया, तो वो हो गया डिपोजिशनल प्लेन्स। इंपॉर्टेंस हमने प्लेन्स की पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। सबसे मेन तो यहाँ का इंपॉर्टेंस ये है कि विदाउट प्लेन्स वी कैन नॉट डू एग्रीकल्चर। लैंड फॉर्म्स और ह्यूमंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि लैंड फॉर्म ह्यूमन आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। विदाउट लैंड फॉर्म ह्यूमन कैन नॉट एग्जिस्ट। अब आ जाएंगे एक्सरसाइजेस पे। तो ग्लेशियर्स आर फाउंड इन माउंटेन्स। जो बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टानें होती हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं, वो हमें मिलती हैं पहाड़ों पे। व्हाट इज़ द वेयरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड, तो भी पढ़ा डिग्रेडेशन। मैग्मा कम्स आउट ऑफ द क्रेटर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, इंडिया में है गंगोत्री ग्लेशियर। हिमालय से ओरिजिनेट होती है, हिमालय में है जहाँ से गंगा नदी ओरिजिनेट होती है। जॉग फॉल्स कहाँ पे है, कर्नाटक में, इंडिया में। फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाओ। हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। एलुवियल प्लेन्स बहुत फर्टाइल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एलुवियल सॉइल। रॉकीज़ कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। कौन सा प्लेट्यू इंडिया में है और जो कि बहुत ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, तो दैट इज़ डेक्कन प्लेट्यू। मैंने कल के वीडियो में पूछा था कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है, तो बहुत बच्चों ने आंसर दिया था एशिया। Very good to all of the students who had answered in the last video, and those students who are answering I will appraise them. Plateaus क्या है, areas are rich in mineral deposits. उसके बाद very short answers पे आ जाएंगे। What is elevated flatland called, तो उसको हम लोग plateaus बोलते हैं। What is the name for the long stretches of low lying areas, तो उसको हम लोग plains बोलते हैं। What is increase in the elevation of a low lying place called, तो altitude बोलते हैं। Which type of mountains are formed by a collision between the tectonic plates, the fold mountains? Name two mountain ranges that are located in India, the Himalayas and the Aravallis of India. ठीक है बच्चों, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर आप लोग खुद से पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 6 हो गया कंप्लीट विथ रिविजन। To every student I am wishing all the best. Give your exams very carefully. एक नहीं 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, तब उसको मार्क करना, ठीक है। कोई गलती मत करना। एंड आई होप कि सारे बच्चे 50 out of 50 मार्क्स स्कोर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।